हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में रिमोर्स का थर्ड एपिसोड लेकर। आई होप आप सब इसको एंजॉय करेंगे। आपको जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में भर भर के बताना। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, मेरा मोटिवेशन डाउन चला जाता है। कमेंट्स ज़रूर भर भर के करना। जितने लोग दिखते हो उतने सारे कमेंट्स करो। आज हमारा कमेंट्स बॉक्स भर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब बिना देरी के आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर विंग जो मैडम यू की लैप में सर रख करके सो चुका है। मैडम यू विंग के बालों में अपने हाथों को घुमाते हुए जियांग चेंग की तरफ देखकर कहती हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है और पता होनी चाहिए। जियांग चेंग कुछ देर सोचने के बाद कहता है, शायद विंग ने पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। विंग का एक पुराना दोस्त मिला है और उसका नाम है वांगजी, लान वांगजी। और एक और लड़का है जिसका नाम है जैक्सन। बहुत अजीब लोग हैं, मुझे सच में समझ नहीं आते हैं और मुझे यकीन भी नहीं है कि विंग उन जैसे लोगों का दोस्त हो भी सकता है। विंग जब भी वांगजी को देखता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और शुरुआत में उसे देख करके उसे पैनिक अटैक भी आ गया था, बिल्कुल पहले की तरह। हो सकता है विंग के इस तरीके के बन जाने की वजह वो इंसान हो। मैं बस गैस कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ नहीं पता है। और वो जो लड़का है वांगजी, वो विंग से कई बार माफ़ी भी मांग चुका है। हालांकि विंग ने उसे माफ़ कर दिया है, पर मुझे हमेशा उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। उसको कहना है कि वो विंग के प्रीवियस स्कूल से है, जो कि पेरिस में था, वहीं से। ये सारी बात सुनकर वो लोग बस चुप थे। विंग जो सो रहा था ना, तो ज़्यादा बातें अभी वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन देखते हैं यानली के शादी का, जहाँ पर शादी बहुत धूमधाम से होने वाली थी। यानली के साथ बैठा हुआ था विंग। विंग को देखकर यानली कहती है, आशियन, अचिन के साथ रहना हमेशा। तुम्हें जो भी ज़रूरत पड़े अचिन को बताना। मैं यहाँ नहीं रहूँगी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई भी यहाँ नहीं है। यहाँ अचिन है तुम्हारे पास, और अब तो मॉम डैड भी यहीं रहने वाले हैं, तो तुम उनसे भी मदद मांग सकते हो बिना हेजिटेशन के। ठीक है ना आशियन? विंग कहता है, सच है, मैं सच में उनसे हेल्प ले लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं स्ट्रांग हो गया हूँ ना। यान ली विंग के सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, स्ट्रांग हो गए हो। उस टाइम विंग की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा था, लेकिन उसे बहुत रोना आ रहा था। जब वो उस कमरे से बाहर निकलता है जिसमें यानली थी, तो जियांग चेंग उसे पकड़ के खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। विंग पूरी तरीके से रोने लगता है। वो कहता है, सिज्जे क्यों हमें छोड़ के जा रही है? क्यों हमेशा ऐसा ही होता है? लड़कियां अपने घर को छोड़कर जाती हैं। क्यों ना हम जिशुआन को यहाँ बुला लें, वो भी तो हमारे साथ रह सकता है ना। जियांग चेंग कहता है, काश कैसा हो पाता। अगर होता तो मैं पक्का यही करता, पर ऐसा नहीं किया जा सकता है विंग। जेजे को जाना ही होगा। अब ये इतना अच्छा रहेगा कि हम दोनों उनके सामने मुस्कुराते रहें, खुश रहें, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अकेले यहाँ से जा रहे हैं और हम दुखी हैं इस वजह से। वो दुखी होकर नहीं, मुस्कुरा कर यहाँ से जाएं, और ये हमें खुद से करना होगा। समझ आया ना तुम्हें? विंग कहता है, इसलिए तो मैं उनके सामने नहीं रोया। वेरी गुड। ऐसा बोलकर जियांग चेंग विंग को वहाँ से बाहर लेकर आता है, जहाँ पर वेननिंग और वेनचिंग आए हुए थे। वेननिंग को देखते ही विंग का चेहरा खिल उठा था और वो दोनों फिर उस भीड़ में गुम हो गए थे। दोनों इंट्रोवर्ट्स हैं, तो दोनों आपस में अच्छे से बात कर पाते हैं और एक दूसरे को समझ भी पाते हैं। दोनों वहाँ से रफा दफा हो चुके थे, वो कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता है। नौबत तो ये आ गई थी कि उन दोनों को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। अब विंग और नीहोसन दोनों रूफ टॉप पर थे, जहाँ पर वो दोनों बैठ के बस बातें कर रहे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे, जो कि पॉल्यूशन से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है। चांद भी बादलों के बीच जैसे छुप गया है और उनके साथ आँख मिचौली खेल रहा है। उसकी चांदनी ज़रूर चारों तरफ बिखरी हुई है, हल्की सी है पर काफ़ी है। शादी वाला घर है तो काफ़ी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, जिसकी रोशनी उस चांद की रोशनी से कई गुना ज़्यादा है, जिसने उस चांद की मीठी सी रोशनी को धुंधला कर दिया है। नीओसन विंग की तरफ देखकर पूछता है, एक बात बताओ विंग, ये वांगजी के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? जब भी तुम उसे देखते हो बहुत अलग बर्ताव करते हो।
जैसा हम लोगों के सामने नहीं करते। विंग कहता है ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने किसी को नहीं बताया है और मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता। न्यूसन कहता है पर मैं तो तुम्हारा बेस्ट बडी बन गया हूँ ना, तो तुम मुझे तो बता ही सकते हो। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊँगा, सुज्जे को भी नहीं। विंग कुछ देर सोचता और कहता है पक्का? न्यूसन कहता है आई मीन वेनिंग कहता है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आई प्रॉमिस। विंग एक बार आसपास देखता है, न्यूसन भी देखता है, आई मीन वेनिंग भी देखता है, और वेनिंग कहता है कोई नहीं है, तुम बता सकते हो। विंग बोलता है दरअसल मैं उसे पसंद करता था जब हम दोनों पुराने स्कूल में थे ना, तब। उसके बाद विंग सारा इंसिडेंट बता देता है। न्यूसन कहता है कितना बेशरम इंसान है ना, तुम्हारे साथ इतना बुरा करने के बाद भी उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सामने आकर के माफ़ी मांगने की, और ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि उसकी कोई गलती ना हो, गलती सारी तुम्हारी हो, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विंग उसके ऊपर। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी नाक तोड़ दूँ और दांत निकाल के बाहर खींच दूँ, कान उखाड़ के फेंक दूँ और आंखें निकाल करके और समुद्र में डाल दूँ, ताकि वो कुछ ना तो गलत बोल पाए, ना सुन पाए, ना देख पाए। कमीना कहेगा। विंग कहता है ऐसा मत बोलो होसन, मुझे बुरा लगता है। वेनिंग कहता है तुम्हें बुरा लगता है उस इंसान के लिए जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसने तुम्हें ट्रॉमेटाइज कर दिया, तब भी तुम उसका पक्ष ले रहे हो, तुम उसका साथ दे रहे हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, मुझे यकीन होता जा रहा है। विंग कहता है किस बात का यकीन होता जा रहा है? वेनिंग कहता है इस बात का कि जब भी किसी व्यक्ति को प्यार होता है ना, तो वो अंधा हो जाता है, उसे सामने क्या है ना दिखाई नहीं देता। विंग न्यूसन को पकड़ के खींचता है और बोलता है ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं करता था पर अब नहीं करता हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। वो दोनों आपस में ही लड़ जा रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। विंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ जियांग फेमैन थे। जियांग फेमैन विंग की तरफ देखकर कहते हैं बेटा नीचे चलो, तुम्हें याद है ना यानली के ब्राइड्समेड तुम हो, चलो। विंग को वो ले जाते हैं। विंग अपनी बहन की शादी एंजॉय करता है, बहुत मस्ती करता है। जब वो स्टेज पर देखता है कि उसकी बहन कैसे वाइट गाउन में खड़ी हुई है, एक वाइट ट्रांसपेरेंट वेल पहनकर अपने सर पर, कैसे वो दोनों माइक लिए हुए हैं जिशवान और यानली, और कैसे वो एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे वर्ड्स में, तुम्हारे अच्छे में, लाइफ में और डेथ में, पुअर में और वेल्थ में, हर एक सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, मेरे लिए तुम और सिर्फ तुम रहोगी। जैसे जैसे जिशवान वो लाइन्स बोल रहा था, विंग को उसमें वांगजी दिखाई दे रहा था। वो देख पा रहा था कि सामने वांगजी खड़ा है और विंग एक वेल डालकर अपने सर पे खड़ा हुआ है। उसका वाइट सूट है और वांगजी ने ब्लैक सूट पहना हुआ है। वो दोनों साथ में खड़े हुए हैं। वांगजी ने बहुत आहिस्ता से विंग का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर उसमें वो रिंग पहन आई। विंग जिसके हाथ में वांगजी ने अपना हाथ दिया और कहा स्वीटहार्ट मुझे रिंग पहनाओ। विंग अपनी रिंग निकालता है और वांगजी को पहनाता है। वांगजी और विंग साथ में एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, मदहोश हो गए हैं, किसी और दुनिया में खो गए हैं। कुछ क्राउड की आवाज़ आती है जिसमें वो लोग किस करने के लिए चिल्ला रहे थे। वांगजी विंग के तरफ बढ़ता है, करीब और ज़्यादा करीब, इतने करीब कि विंग को वांगजी की सांसें अपने ऊपर महसूस होती हैं। विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हुई हैं और वो बस सामने देख रहा है वांगजी की उस खूबसूरत आइज़ को, जिन आँखों को देखकर वो मदहोश हो गया है, अपनी ही सोच में खो गया है। कुछ होश नहीं रहा उसे, वो बेहोश सा हो गया है। वांगजी की उन आँखों को देखते हुए बस गुम होता जा रहा था। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, विंग। विंग अपने आसपास देखता है तो वेनिंग उसे बुलाए जा रहा था। वेनिंग कहता है क्या कर रहे हो, हम लोगों को फ़ोटोशूट करवाना है, तुम चलो जल्दी से। विंग बस देखता रह गया। क्या शादी कंप्लीट हो गई है? शादी काफ़ी देर पहले ही कंप्लीट हो गई थी और विंग अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। वो वांगजी के बारे में सपने देख रहा था, वो सपने जो कभी सच नहीं होने वाले थे। अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर विंग बड़ी मुश्किलों के साथ उठता है क्योंकि मैडम यू उसे बार बार जगाती है क्योंकि उसे अपनी यूनिवर्सिटी जाना है।
विंग कहता है सुजय कुछ देर और 5 मिनट, बस 5 मिनट। मैडम यू कहती है विंग आशियान उठो, सुजय जा चुकी है, मैं हूँ ये आंटी। विंग तुरंत उठकर बैठकर कहता है हाँ आई, ये आप हो। मुझे हमेशा सुजय उठाती हैं, उनके उठाने की आदत हो गई है मुझे। वो हमेशा मेरे चिक्स पर और फोरहेड पे किस करके मुझे उठाती है। मैडम यू विंग के करीब आती है और उसके चिक्स और फोरहेड पे किस करके बोलती है ऐसे। विंग जो शर्मा गया था, उसके गाल एकदम लाल टमाटर हो गए थे, वो कहता है आप ऐसा मत कीजिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सुजय से भी यही कहता था। मैडम यू कहती है तो फिर तुमने क्यों कहा कि वो तुम्हें ऐसे उठा देती? इसका मतलब तुम्हें ये पसंद है, बस तुम शर्माते हो। मेरा क्यूट बेबी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट करो, आज तो तुम्हारे अंकल भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। विंग कहता है ब्रेकफास्ट? कितना टाइम हो रहा है? विंग क्लॉक में देखता है जिसमें 8 बज रहे थे। विंग कहता है आपने मुझे सुबह के 8 बजे उठाया है। मैडम यू कहती है क्या हुआ, मैंने देर से उठाया है, तुम कितने बजे उठते हो? 7, 6, 5। विंग कहता है 11, मैं 11 बजे उठता हूँ, आपने मुझे 3 घंटे पहले उठाया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है, मुझे दोबारा सोना है। ऐसा बोलकर विंग दोबारा बिस्तर में घुस जाता है, पर मैडम उसे खींचकर दोबारा उठा के बिठाती है और कहती है नौटंकी बंद, जाके शावर लो और नीचे आओ, तुम्हारे अंकल ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी आओ, वरना फैमियन का गुस्सा तुम जानते हो। विंग मुंह बनाते हुए उठता है और मन में खुद को कोसते हुए चला जाता है नहाने के लिए। तो वो शावर लेकर नीचे आता है तो जियांग फैमियन विंग को बड़े गौर से देखते हैं। मैडम यू जियांग फैमियन और विंग के बीच में आकर कहती है उसे ऐसा देखना बंद करो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो उसे देखकर। फैमियन कहता है यू जियाओ, ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैडम यू कहती है मुझे सच में पता है तुम क्या सोच रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अशन तुम बैठ जाओ और तुम्हारे और अंकल के बीच ना मैं बैठूंगी। विंग जिसे पता है कि उसकी आंटी बहुत जेलस फील करती हैं जब भी जियांग फैमियन विंग को थोड़े प्यार की नज़र से देखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें विंग से जलन होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसलिए विंग का चेहरा उसकी माँ से मिलता है और जियांग फैमियन को अपने कॉलेज डेज में विंग की माँ के ऊपर क्रश था, इसलिए वो हमेशा उसे घूरते रहते हैं ये सोचकर कि इसमें विंग में ना उसकी माँ की परछाई दिखती है। और इसी चीज़ से मैडम को बहुत जलन होती है और इसलिए वो विंग से तो बहुत प्यार से बात करती है, पर फैमियन जब भी विंग को वैसे देखता है ना वो फैमियन के ऊपर गुस्सा करती है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर विंग पहुँच चुका है। वहाँ उसे वांग जी देखता है जो एंट्रेंस गेट पे बैठ करके और सिगरेट स्मोक कर रहा था। विंग जब वहाँ से निकलने वाला था तो वांग जी कहता है विंग वहीं रुक जाता है, जिसके साथ में जियांग चेंग भी था। जियांग चेंग वहीं रुक करके देख रहा था, उसे आज कुछ अजीब लग रहा था और कुछ सस्पिशियस सा महसूस हो रहा था। वांग जी कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आए हो। विंग कहता है हाँ क्या बात करनी है बोलो। वांग जी कहता है अकेले में, ऐसा उसने जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहा था। विंग एक बार जियांग चेंग को देखता है, फिर एक बार वांग जी को, और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है जिस पर जियांग चेंग की पकड़ कस गई थी। विंग जियांग चेंग के हाथ पर हाथ रखता है और धीरे से कहता है अचिंग मैं अभी आ जाऊँगा, मेरा हाथ छोड़ो। जियांग चेंग बहुत धीरे से कहता है नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम इसके साथ मत जाओ। विंग कहता है कुछ नहीं होगा, मैं उतना कमज़ोर नहीं हूँ, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं यहीं वापस आ जाऊँगा, हम लोग पार्किंग में जाके बात करते हैं। वांग जी को वो पार्किंग में लेके जाता है। वांग जी कहता है कार में बैठो। विंग कहता है तुम ऐसे भी बात कर सकते हो, मुझे कार में बैठने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है मैं नहीं चाहता कि जो मैं तुमसे बोलने वाला हूँ उसके बारे में कोई और जान पाए, और मैं इस बार बहुत आराम से बात करना चाहता हूँ, ना मैं तुम पर चीखना चिल्लाना चाहता हूँ ना कुछ और बोलना चाहता हूँ। विंग को ऐसा लगा जैसे उसके सपनों का कांच का जो महल था ना उस पर किसी ने पत्थरों की बारिश कर दी हो, जिससे वो महल चकनाचूर हो गया है, उसमें तो कुछ भी नहीं बचा, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उस महल के, ऐसा उसे महसूस हुआ। क्योंकि वांग जी के शब्द ये इंडिकेट कर रहे थे कि वांग जी आज जो भी कहेगा ना वो सही तो बिल्कुल नहीं होगा, विंग के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर भी विंग एक गहरी सांस लेता है और कार में बैठ जाता है। वांग जी विंग से कहता है तुम्हें याद है ना जैक्सन के बारे में,
उसने सेकंड सेमेस्टर से एडमिशन लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। और जब भी मैं तुम्हारे आसपास मंडराता हूँ तो वो सोचता है कि मैं। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है। अपने आंखों में आ रहे उस खारे पानी को वो वहीं रोक लेता है, थाम लेता है खुद को कुछ देर के लिए पकड़ लेता है। खुद से कहता है कि ये बस आखिरी बार है। जब विंग ऐसा कुछ करेगा इसके बाद वो बस अपने बारे में सोचेगा, अपने लिए जिएगा। विंग कहता है, उसे लगता होगा कि तुम गे हो, पर तुम गे नहीं हो। वांग जी चुप हो गया था। विंग की तरफ देखते हुए वो बस हाँ में भरते जा रहा था। वांग जी फिर कहता है, तो मैं ये चाहता था कि तुम। इसके बाद वो रुक गया। कुछ देर पॉज लेने के बाद भी जब वांग जी कुछ नहीं कहता है तो विंग कहता है, तुम्हें मेरे आसपास रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो। मैं पहले भी अकेला था, मैं आज भी अकेला रह सकता हूँ। वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने बॉयफ्रेंड वर्ड को कुछ ज़्यादा हाईलाइट किया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो वांग जी को जलन फील कराना चाहता था, बल्कि इसलिए ताकि वो एश्योर कर सके कि अब वांग जी की ज़िंदगी विंग के लिए मायने नहीं रखती है। हालांकि रखती तो है, पर वो बताना यही चाहता है कि वांग जी उसके लिए उतना मायने नहीं रखता है। वांग जी कहता है, आर यू श्योर ना? विंग कहता है, सुपर श्योर। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं और अगर हमें लगता है कि वो दोस्ती ज़बरदस्ती की है तो हमें वो तोड़ देनी चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें उस दोस्ती को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ईजी है। सो इट्स ऑल राइट, आई टोटली अंडरस्टैंड। तुम अपने रास्ते आगे बढ़ो और मैं अपने रास्ते। उस दिन वांग जी ने बहुत आहिस्ता से बात की थी और विंग से वो दूर हो गया था। उस दिन के बाद एक हफ्ते तक विंग जो सीधे क्लास में बैठता था, जियांग चेंग से बात करता था, न्यूसन से बात करता था, वेंजिंग से भी बात करता था, लेकिन और किसी से बात नहीं करता था। स्पेशली वांग जी की तरफ उसने एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा। जिस चीज़ से जैक्सन कहता है, क्या हुआ, उसने तुम्हें डम कर दिया? वांग जी कहता है, मैं और वो कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो वो मुझे डम क्यों करेगा, इडियट। जैक्सन कहता है, राइट, एटलीस्ट मुझे यकीन हो गया है तुम गे तो नहीं हो। वही लड़का गे है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। वांग जी कहता है, हो सकता है, पर मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। असल में वांग जी को अजीब महसूस हुआ था जब जैक्सन ने कहा था कि अब तो उसका एक बॉयफ्रेंड है और गे तो वही सामने वाला इंसान है, वांग जी गे नहीं है। उसे बहुत अजीब महसूस हुआ था। पहली बार ज़िंदगी में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अटका हुआ है जो बाहर नहीं निकल रहा है। पर फिर भी वांग जी इस फीलिंग को टोटली इग्नोर करता है और वो बस अपने एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करता है, जो कि उससे हो नहीं रहा था। तो जब सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है, उसके एग्ज़ाम में वांग जी का स्कोर बहुत बेकार आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में विंग ने उसकी काफ़ी हेल्प की थी पढ़ने में, पर सेकेंड सेमेस्टर में विंग के बिना वांग जी की हेल्प किसी ने भी नहीं की। जैक्सन जो वांग जी के साथ ही रहता था, उसका स्कोर भी वांग जी के आसपास का ही था, कुछ खास अच्छा नहीं था। अब हम देखते हैं छुट्टी होने के बाद का सीन। आई मीन हॉलीडेज जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट होती है तब का सीन, जहाँ पर कैंटीन एरिया में बैठे हुए हैं वेंचिंग, जियांग चेंग और विंग, चारों बैठकर बातें कर रहे थे। वहाँ आता है न्यूसन जो वहाँ से निकल रहा था अपने हाथ में कुछ फूड लेकर, पर उसका पैर एक चेयर में थोड़ा अटक जाता है और वो गिर जाता है। फूड सारा ज़मीन पे गिर जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है क्योंकि वो तो इस पूरे कॉलेज का बुली है ना। हालांकि इस बारे में विंग जियांग चेंग दोनों को पता है, पर फिर भी वो दोनों आगे आते हैं। विंग जो न्यूसन को उठाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? न्यूसन वहीं फ्लोर पे बैठकर कहता है, यक, मेरा पूरा वाइट शर्ट ख़राब हो गया है, मेरा पैंट्स भी पूरे ख़राब हो गए हैं, ऐसा लगता है अब तो बदलना पड़ेगा इन्हें, पर मैं एक्स्ट्रा भी नहीं लेकर आया हूँ। विंग कहता है, वैसे तुम्हारी और मेरी हाइट और साइज़ एक ही लग रहा है दिखने में, मेरे पास एक्स्ट्रा है कार में, अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। न्यूसन एक बार विंग को देखता है और उसे याद आता है कि ये वही बंदा है जिससे वांग जी ने सबके सामने माफ़ी मांगी थी। वांग जी वही जो सचिन का भाई है। तो न्यूसन तुरंत कहता है, हाँ ठीक रहेगा, थैंक्स। हाँ। विंग एक्स्ट्रा जो लेकर आया था क्लॉथ्स वो न्यूसन को देता है और वहाँ से चला आता है। न्यूसन उन क्लॉथ्स को देखता है और ड्रेसअप करके वापस आता है।
और आकर वो कैंटीन में ही आता है। वहाँ आकर वो विंग के पास बैठते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच, वैसे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। विंग कहता है न्यूसन फिर कहता है, मैंने तुम्हें कभी किसी से बात करते हुए नहीं सुना। तुम इंट्रोवर्ट हो? जियांग चेंग बोलता है, वो इंट्रोवर्ट भी है और किसी अनजान शख्स से बात नहीं करता, जिसमें तुम भी इंक्लूड होते हो। न्यूसन कहता है, ये कौन सी बात हुई भला? अब मैं अनजान तब तक रहूँगा ना तब तक मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कराऊँगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम वैनिंग है। मैं वैन फैमिली का सेकंड चाइल्ड हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरा बड़ा भाई जो कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। तो एम आई क्लियर? विंग अभी भी कुछ नहीं कहता है। न्यूसन कहता है, हे डूड, एटलीस्ट मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मुझे ऐसे इग्नोर होने की आदत नहीं है। विंग कहता है, अगर हम तुम्हें इग्नोर करेंगे तो तुम हमें भी मारोगे। न्यूसन कहता है, नो 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 नो, दैट इज़ ए एक्सेप्शन एक्चुअली। मुझ पर अगर कोई हमला करता है तो मैं उस पर हमला ज़रूर करूँगा, दैट्स माई पर्सनालिटी। हाँ, लेकिन अगर कोई मेरी मदद करता है तो मैं उसे एहसान की तरह देखता हूँ और वो एहसान मैं ज़िंदगी भर चुकाता रहता हूँ। तो तुम गलत मत समझो। हाँ, मैं बस देख रहा हूँ कि तुम ठीक ठाक रहो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ऐसा बोलकर न्यूसन वहाँ से चला गया था। वांग जी जिसने ये सारा नज़ारा देखा, न्यूसन जाते जाते विंग के सर पर पैट करके गया था। जो चीज़ देखकर वांग जी के हाथ में जो कोक का एक था ना, वो उसने पूरा तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था। कोक की एक कैन थी, पूरा मरोड़ करके वहीं फेंक दी। जैक्सन वांग जी को देखता है, कहता है, हे डूड, क्या हुआ है? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से निकल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास का सीन, जहाँ पर विंग वैनिंग से बातें कर रहा था, वैनिंग से हाथ मिला रहा था कभी, और फिर अचानक से ही वो जियांग चेंग के करीब जाकर उसके कान में कुछ खुसफुसा कर कहता है। फिर जियांग चेंग मुस्कुराते हुए विंग के कान में खुसफुसा कर कहता है और विंग खिलखिलाकर हंसता है। ये सीन भी वांग जी ने देखा। पता नहीं उसे क्या हुआ, वो उठकर खड़ा हो गया था लेक्चर के बीचों बीच। लेक्चरर उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी कहता है, मुझे ये समझ नहीं आया, आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे? मैं बहुत पीछे बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जो टीचर था वो कहता है, आगे आके बैठो। वैनिंग, तुम यहाँ आके बैठ जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, इसको बिठाओ। वांग जी आगे जाके बैठ जाता है, पर वो वैनिंग के पास नहीं बल्कि वो विंग के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ से सही से देख पाएगा, यहीं बैठेगा। विंग जो अपनी सीट से उठकर कहता है, ऑलराइट। वहाँ से उठकर वो हट जाता है और सीधे वैनिंग के पास जाके बैठ जाता है। वांग जी अब विंग को देख सकता था, विंग उसके एक चेयर आगे ही है, बट वो विंग के पास बैठना चाहता था, ना कि विंग के आसपास। पर खैर कुछ नहीं किया जा सकता है, विंग तो बैठ चुका है। वांग जी पूरे लेक्चर में विंग को घूरे जा रहा था पीछे से, और ये चीज़ जियांग चेंग ने नोटिस की थी, ये चीज़ वैन चेंग ने भी नोटिस की थी। जब उनकी क्लास ओवर हो जाती है और अब उनके आगे कोई भी लेक्चर नहीं था तो वो लोग घर जा सकते थे। पार्किंग लॉट में जब वो लोग पहुंचते हैं, जहां पर वैन चिंग अपने भाई वेनिंग को ड्राइव करके घर ले जाने वाली थी और जियांग चेंग विंग को, वहाँ वांग जी भी आता है जैक्सन के साथ। जैक्सन विंग को देखकर कहता है, हे डूड, हाय, तुमने बहुत टाइम से हमसे बात नहीं की, लगता है तुम हमें भूल गए हो। विंग कहता है, जो चीज़ें मेरे लायक नहीं है मैं उन्हें भूल जाना ही सही समझता हूँ, या जिन चीज़ों के मैं लायक नहीं हूँ मैं उनसे दूर जाना सही समझता हूँ। बात तो सही है ना, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है आपको, या जिसे आपकी ज़रूरत नहीं है उनके आसपास भी नहीं मंडराना चाहिए। विंग की ज़ुबान थोड़ी तेज़ हो गई थी, उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी क्योंकि ये इंसान उसे परेशान किया जा रहा है जबकि इसी इंसान ने कहा था कि उससे दूर रहे। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। जियांग चेंग बीच में आकर कहता है, वो जो चाहे वो बोल सकता है, जिससे चाहे वो उससे बोल सकता है, और अगर तुम्हें उसकी बातें पसंद नहीं हैं तो उससे बात मत किया करो, ये बेटर चॉइस रहेगी। जैक्सन आगे आके कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ के बुलीज हो? हम लोगों को कम मत समझना, हम तुम्हें अच्छे से खट खट कर पानी पिला सकते हैं। उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी, पर बीच में आ पड़ता है न्यूसन। न्यूसन आके कहता है, क्या हो रहा है? जब वांग जी न्यूसन को देखता है तो वो जैक्सन को पीछे खींच लेता है। उसे याद है ये लोग
इस कॉलेज के पुलिस हैं, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। जैक्सन कहता है वॉट लंजा, क्या बात है, तुम इस इंसान से डर रहे हो? वांग जी कहता है शट अप जैक्सन। जैक्सन कहता है तुम यहाँ के ना बदल गए हो, बहुत बदल गए हो। तुम वो लंजा नहीं रहे जो हमारे बीच हुआ करता था, जिससे हर कोई डरता था। तुम इन जैसे लोगों से डर रहे हो, और स्पेशली तुम इस छुई मुई से बात कर रहे हो। तुम इस छुई मुई के कितने आसपास मंडरा रहे हो, मैंने देखा है। अब तो मुझे डाउट होने लगा है, तुम सच में तो गए नहीं हो ना? वांग जी एक बहुत ज़ोर का मुक्का जैक्सन को मार देता है। जैक्सन, जिसका मुंह टेढ़ा हो गया था और लिप्स के बीच से खून निकलने लगा था, जैक्सन अपने खून को साफ करते हुए कहता है ये तुमने मुझे मारा है ना, ये इस बात का सबूत है कि तुम इस इंसान को पसंद करते हो। लिटरली मैं एक गे के साथ तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। मैं अपना ट्रांसफ़र जल्द दूंगा दोबारा से। मैं यहाँ आया था तुम्हारे लिए, और मुझे लगता नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना भी चाहिए। ब्लडी गे। फिर एक बार जैक्सन को एक और मुक्का पड़ता है। इस बार जो मुक्का था वो जियांग चेंग ने मारा था। जियांग चेंग कहता है अगर तुमने मेरे भाई के बारे में एक शब्द और गलत कहा, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई, ये एक शब्द किसी ने गौर किया हो ना किया हो, पर वांग जी ने बखूबी गौर किया था। उसकी आंखें हैरानी में इतनी बड़ी हो गई थी कि बस निकल कर बाहर आने वाली थी। विंग जो जियांग चेंग को रोकते हुए कहता है आचिंग मत करो, लड़ाई नहीं करनी है हमें। आई ने कहा था लड़ना नहीं है, मत करो ये। विंग जिसने तुरंत कहा था ना आई ने कहा है। वांग जी को कुछ चीज़ें समझ आई थी। उसे समझ आया कि ये दोनों बॉयफ्रेंड्स तो शायद नहीं हैं। ये सुनकर, ये जानकर, सोचकर न जाने क्यों, पर वांग जी के दिल में एक सुकून आया था। वो सुकून जो क्या पता कहाँ चला गया था, उड़ गया था, वो गायब हो गया था, वो लौट आया था, पता नहीं क्यों और कैसे। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वो सीन तो वहीं ख़त्म हो गया था, लड़ाई ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। जैक्सन जो मलम पट्टी करा करके कॉलेज आया था, और वांग जी जो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, वो विंग के पास जाके कहता है हाय। विंग कहता है तुमने कहा था मुझसे बात नहीं करनी है, अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? मेरे लिए ये मुश्किल मत बनाओ ना, प्लीज़ मुझसे दूर रहो प्लीज़। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है पर मैं वो ये तो। विंग कहता है रहने दो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें लड़कियां पसंद हैं, लड़के नहीं। वो जो कुछ हमारे बीच अनजाने में हुआ, मैं समझ सकता हूँ, वो एक तरफा था। मैंने मेरी सीक्रेट बडी से प्यार किया, जिसे मैं ये नहीं जानता था कि वो लड़की है, लड़का है, तुम हो या कोई और है। बस मैंने उसे एक इंसान से प्यार किया। पर मैं समझ सकता हूँ तुमने एक जेंडर से प्यार किया था। अगर मैं लड़का हुआ तो कोई प्यार नहीं है, पर अगर मैं लड़की होता तो प्यार होता। पर खैर, मैं ये चीज़ समझ गया हूँ, जो चीज़ अपनी नहीं हो सकती उसे दूर से देखना बेहतर है, और दूर से भी नहीं देखना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें भूलने की, दूर रहो मुझसे। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से निकल आया था, और वांग जी बस देखता रह गया था। उसकी आंखों में आंसू की बूंद आ गई थी। वांग जी रो रहा था, और उसे खुद भी एहसास नहीं था जब तक कि उसे अपने गालों पर कुछ गीला महसूस नहीं हुआ। जब उसने वहाँ हाथ लगा के देखा तो वो आंसू थे। वांग जी रो सकता है, उसे खुद भी मालूम नहीं था। वांग जी अपनी उन आंसू भरी आंखों से ही विंग को देखता है, और देखता रहता है, और कुछ नहीं कहता है। वांग जी वहाँ से वापस लौट आया था। वो 2 दिन तक यूनिवर्सिटी नहीं गया था, और जब वो तीसरे दिन जाता है तो विंग उसे दिखता है। विंग की वो हंसी, वो खिलता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वांग जी के दिल को न जाने क्यों एक अलग ही सुकून मिलता है। वो सुकून जो उसे किसी और चीज़ में नहीं मिलता। 2 दिन से जो वो इतना परेशान था ना, वो परेशानी जैसे कहीं हवा हो गई थी। वांग जी फिर एक बार कोशिश करता है और विंग के पास आता है, कैंटीन एरिया में, जहाँ पर हुसैन विंग के पास बैठकर विंग से फ्लर्ट करने की कोशिश में था। वांग जी वहाँ आकर विंग से कहता है हाय। विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है, फिर अपने आप को मोड़ लेता है और कहता है वांग जी कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा बोलकर विंग अपनी बुक्स उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी
ने 2-3 बार कोशिश की विंग से बात करने की, पर कुछ नहीं हुआ। लास्टली वो हार मानने वाला था, पर वो सोचता है कि एक लास्ट कोशिश करनी चाहिए। तो वो एक लेटर लिखता है, बिल्कुल वैसे जैसे वो लोग जब अपने हाई स्कूल में थे ना तब लिखते थे, एक दूसरे को लेटर्स लिखना और ये बताना कि वो सीक्रेट बडी हैं। वैसा एक लेटर लिखकर विंग की जो टेबल पे बैठता था ना वहीं पर रख देता है। साथ में उसने विंग के लिए एक सैंडविच भी रखा था। विंग जब जियांग चेंग के साथ वहाँ आता है और वो उस चीज़ को देखता है तो वो बस देखता रह गया था। उसकी आंखों में एक अलग इमोशन था, उसमें पेन था, लेकिन एक होप भी थी। वो उस सैंडविच को उठाता है, उस लेटर को उठाता है और उसे देखते हुए पढ़ता है। हाय, मुझे पता है ये बहुत गलत है, मैं तुम्हारा दिल दुखाया है, बहुत दुखाया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पछतावा भी है और एक छोटी सी उम्मीद है कहीं कि काश के हम दोनों फिर से दोस्त बन जाए। मैं अपने सीक्रेट बडी को खोना नहीं चाहता, अगर छोटी सी होप है ना तो प्लीज़ वहाँ आना जहाँ तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। योर सीक्रेट बडी। वो लेटर यहाँ पर ख़त्म हो गया था। विंग उस लेटर को देखता है और खुद से कहता है क्या उसे जाना चाहिए। जियांग चेंग जो विंग को देखे जा रहा था, विंग के हाथ में उस लेटर को देखकर जियांग चेंग कहता है क्या हुआ है विंग, किसने दिया ये। विंग कहता है अचिंग, क्या होगा अगर कभी ऐसा हो तुम्हें लगे कि कोई चीज़ तुम्हें करनी चाहिए और एट द सेम टाइम तुम्हें लगे कि वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है तुम ना करो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो, और करो तो भी तुम्हें पछतावा हो, पर तुम करो तो एटलीस्ट तुम्हें ये तसल्ली होगी कि तुमने ट्राई किया, पर ना करो तो तुम्हें ज़िंदगी भर ये रिग्रेट रहेगा कि तुमने कुछ भी नहीं किया। तो तुम क्या करोगे। जियांग चेंग कहता है मैं ट्राई करके देखूंगा। ये सुनकर विंग वहाँ एक पल भी नहीं रुकता है, वहाँ से वो दौड़कर भागता है। विंग दौड़कर टेरेस पर गया था, यूनिवर्सिटी के टेरेस पर। वहाँ पर उसे लंजा दिखता है, लंजा जिसने अपने हाथ में एक केक लिया हुआ था और वो बहुत शांत लग रहा था, साथ ही बहुत उदास भी था। उस केक को लेकर वहीं बैठा हुआ था। जब उसे किसी के आने की भनक लगती है तो वो तुरंत गेट की तरफ देखता है जहाँ पर विंग हाँफते हुए खड़ा था, जिसके हाथ में एक हाथ में सैंडविच था तो दूसरे हाथ में वो लेटर। वांग जी जब वो देखता है तो तुरंत विंग के पास जाकर कहता है तुम विंग। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था और विंग के हाथों को देख रहा था। विंग के हाथ में उस सैंडविच को, कहीं उस लेटर को, तो कहीं विंग के उस गहरी गहरी सांसों को, जिससे वो सांस लेने की अपनी आपूर्ति की पूर्ति कर रहा हो। जो सांसें उसकी कम पड़ रही हैं उन्हें जल्दी जल्दी अपने अंदर भर रहा हो। विंग की उन टिमटिमाती आँखों को और उसके मुंह को जो खोलकर विंग सांस ले रहा था। विंग के एक हाथ उसके घुटनों पर था और दूसरा हवा में। वो वांग जी को सैंडविच दिखाते हुए कहता है ये तुमने रखा था। वांग जी कहता है हाँ, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, हर एक चीज़ के लिए सॉरी विंग, मैं सच में बहुत सॉरी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। ये एक्शन बहुत सडन था, बहुत ज़्यादा सडन, जिसके लिए शायद वांग जी तैयार नहीं था। कुछ पल यूँ ही रुकने के बाद जैसे वो विंग को दोबारा गले लगाने वाला था, विंग उससे अलग हो गया। विंग कहता है तुम यहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए मैं केक भी लाया हूँ, देखो तुम्हें शायद याद ना हो पर आज। विंग कहता है आज के दिन हमारा पहला लेटर एक्सचेंज हुआ था उस म्यूज़िक लाइब्रेरी में जहाँ तुमने अपने गिटार का ख्याल रखने के लिए कहा था, मुझे याद है मुझे बहुत अच्छे से याद है। वांग जी बस विंग को देखता रह गया। वांग जी कहता है चलो तो फिर केक काटते हैं। वो दोनों केक कट करते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और एक दूसरे को लिपटाते भी हैं, मतलब केक एक दूसरे के फेस पर भी लगाते हैं। वांग जी कहता है विंग बहुत हुआ, तुम देखो ये मेरे फेस से मत लगाओ, तुम बचोगे नहीं। वो विंग के पीछे भाग रहा था केक लेकर, जहाँ पर विंग के कान पहले से ही केक से ख़राब हो चुके थे। वांग जी के भी तो बाल ख़राब कर दिए थे विंग ने। वांग जी केक लेकर विंग की तरफ भाग रहा था। विंग जो गेट की तरफ जाता है पर गेट से मुड़ जाता है। वांग जी को लगता है वो नीचे जाएगा तो वांग जी अपना केक सामने फेंक देता है और सामने से आ रहा था
जियांग चंग, जिसके बालों में वो केक जाकर लगता है। वो केक जियांग चंग के बालों से थोड़ा थोड़ा रिसकते हुए ज़मीन पर गिरता है। विंग जो बिल्कुल हैरान होकर जियांग चंग को देख रहा था। वांग जी के तो हाथ हवा में रुके हुए थे, उसकी बॉडी वहीं थमी हुई थी और आंखें खुल गई थी। मुंह तो और बड़ा हो गया था, लेकिन विंग कुछ देर तक ये सीन देखने के बाद वो इतनी बुरी तरीके से हंसता है कि सीधे ज़मीन पर लौट जाता है। लेटकर वो अपना सर ही नीचे दे मार रहा था। अपने हाथ को उसने रख दिया था फ्लोर पर और उस हाथ पर वो अपना सर दे मार रहा था। जियांग चंग विंग को देखता है, फिर एक बार वो वांग जी को देखता है, फिर विंग के पास जाकर उसे कहता है, हंसना बंद करोगे? विंग कहता है, अचिंग तुम्हारे सर पर ना। मेरे सर पर क्या? केक गिरा दिया है इस इडियट ने। अचिंग तुम्हारे सर पर ना कबूतर ने पॉप कर दिया है। ये सुनकर वांग जी जिसके फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो खुद को रोक रहा था कि वो हंसे नहीं, वरना जियांग चंग के हाथ से उसे मुक्का पड़ जाएगा। और वो जियांग चंग विंग की तरफ घूर कर देखकर कहता है, विंग। विंग कहता है, नहीं हंस रहा हूँ मैं। अचिंग तुम्हारे बालों से होते होते वो पॉपी पता है कहाँ आ गई है? तुम्हारे गालों तक। जियांग चंग विंग के दोनों हाथों को पकड़ कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? विंग कहता है, नहीं तो मुझे बहुत हंसी नहीं आ रही है। मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैं नहीं हंस रहा हूँ। फिर ही हंस रहा हूँ। जियांग चंग तुरंत अपने माथे को विंग के गले में घुसा देता है और उसके केक को ना वो विंग के पूरे फेस पर और उसके नेक में लगा देता है। विंग कहता है, या क्या कर रहे हो? मुझे मत लगाओ। अचिंग। जियांग चंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ना, तुम मुझे परेशान कर रहे थे ना, तो मेरे ऊपर हंस रहे थे ना। वांग जी तुरंत उनके बीच में आकर कहता है, तुम दोनों लड़ना मत करो। सॉरी जियांग चंग, मुझसे गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गया, मैं विंग के पीछे भाग रहा था। तुम विंग को इतनी बुरी तरीके से हार करना चाहते थे उसका? क्यों? विंग कहता है, हम दोनों खेल रहे थे। पहले मैंने उसे अपने गालों से उसके बालों को ख़राब कर दिया, तो वो बदला लेने के लिए मेरे पीछे भाग रहा था। विंग की इतनी मासूम शक्ल देख कर ना तो जियांग चंग का मन किया कि विंग को कुछ डांटे और ना ही वांग जी का मन किया कि उसका मूड ख़राब करे। वांग जी एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया होता तो मैं यहाँ तुमसे मिलने बिल्कुल भी नहीं आता। वांग जी कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में आओगे। विंग कहता है, हाँ, ये मौका सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये मौका मेरे लिए भी है। जियांग चंग बस सुन रहा था। वो कहता है, विंग तुम जो भी करो सोच समझ के करना, और अगर ये कुछ भी करता है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमेशा तुम्हारा साथ देगा। विंग जियांग चंग की तरफ देखता है सस्पिशियसली। बॉयफ्रेंड? वांग जी जो खांसते हुए कहता है, एक्चुअली कल मतलब उस दिन जब हमारी लड़ाई हुई थी, तुमने बोल दिया था कि विंग तुम्हारा भाई है, बॉयफ्रेंड नहीं है। जियांग चंग और विंग दोनों हैरान होकर वांग जी को देखते हैं। विंग कहता है, तुमने ये बात गौर से सुनी थी? जियांग चंग कहता है, तुम्हें क्या मतलब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं? मैं उसका कज़न हूँ। किसने कहा है कज़न बॉयफ्रेंड्स नहीं हो सकते? वैसे भी हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे। वांग जी कहता है, मैं तो दोस्त हूँ विंग का, तो किसी से भी शादी करे, क्या फ़र्क पड़ता है? विंग को बुरा लगा ये सुनकर। विंग को सच में बुरा लगा था। विंग को एक पल के लिए लगा था कि वांग जी को एहसास हो गया है विंग के प्यार का, पर ऐसा नहीं था। वांग जी विंग को बस दोस्त मानता है। विंग खुद से कहता है, कभी कभी प्यार से ज़्यादा दोस्ती ज़्यादा सही रहती है। दोस्ती भी ठीक है। इसके बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वांग जी जो एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराता है विंग से और कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। विंग को बहुत बुरा लगा था, पर विंग बस झेल रहा था। वांग जी उस लड़की के साथ हैंग आउट करता था, विंग को उसके बारे में बताता था। विंग बस सुनता रहता था। विंग एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभा रहा था, एक अच्छे दोस्त होने का रोल प्ले कर रहा था। अब वांग जी के पास जैक्सन था नहीं,
विंग इकलौता उसका अच्छा दोस्त था जिससे वह हर एक बात शेयर करता था, हर एक चीज़ बताता था। वांग जी को लगा कि विंग की फीलिंग्स उसके लिए फेड अप होकर के ख़त्म हो चुकी होंगी। तो एक दिन विंग और वांग जी साथ में बैठे हुए थे और वो दोनों कॉलेज के बाहर हैंग आउट करने के लिए आए थे। एक बीच पर दोनों साथ में बैठे हुए थे, सामने लहरें जो बार बार उनके पैरों को छूकर जा रही थी। हल्की सी गर्म हवा चारों तरफ फैली हुई थी और धूप, तीखी धूप उन्हें चुभ रही थी। विंग अपने बालों को हाथ लगा कर कहता है, ओह कितने गर्म हो गए मेरे बाल, ऐसा लग रहा है मानो मेरे सर पर तो ऑमलेट रख के बनाया जा सकता है। वांग जी विंग के सर पर हाथ लगा के कहता है, बात तो सही है, हम दोनों अंदर चलते हैं रिजॉर्ट में, यहाँ बहुत धूप है, हम लोग यहाँ बैठे रहे तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। विंग कहता है, सही कहा। जैसे ही वो लोग रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं, वांग जी की गर्लफ्रेंड वहाँ आ चुकी थी। वो आकर सीधे वांग जी को गले लगाती है और उसके चीक्स पर किस करके बोलती है, बेबी आई मिस यू। विंग बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस करता है क्योंकि उसने वांग जी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में इतना टची होते हुए कभी नहीं देखा। वांग जी कहता है, आयु थोड़ा दूर रख के बात करो, विंग भी यहाँ है। आयु कहती है, तो क्या हुआ, कम ऑन। विंग, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विंग कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से निकल गया। विंग के बदले हुए फेशियल एक्सप्रेशंस को उसने देखा था। वांग जी आयु से कहता है, तुम एक काम करो, मेरे रूम में जाके आराम करो, मैं अभी आता हूँ। वांग जी विंग के रूम के बाहर जाता है और नॉक करते हुए बोलता है, विंग 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 विंग, डैम इट, ये लड़का भी ना। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही वांग जी फिर एक बार नॉक करने वाला था, वैसे ही दरवाज़ा खुलता है और विंग को वो देखता है हाफ नेकेड। विंग के वेस्ट के अराउंड एक टॉवल विंग ने लपेटा हुआ था। विंग के बालों से पानी गिर रहा था जो उसके चेस्ट एरिया से होते हुए उसके टॉवल में जा घुस रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ? विंग कहता है, क्या हुआ, बहुत देर से गेट बजा रहे थे, मैं शावर ले रहा था। वांग जी कहता है, ओह। विंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें? वांग जी की नज़रें अभी भी विंग की बॉडी पर गड़ी हुई थी। विंग की बॉडी कब से इतनी मस्कुलर हो गई, कब से उसने 6 पैक्स बना लिए? वांग जी को क्यों नहीं पता है? विंग इतना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी कब हो गया? वांग जी ने पहले कभी ये नोटिस नहीं किया। वांग जी की आंखों को विंग फॉलो करता है। एक स्मिट के साथ वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें जो हुआ है साफ साफ बताओ, मुझे यहाँ परेशान करना बंद करो। वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, कुछ भी तो नहीं, तुमने बताया नहीं तुम जिम भी जाते हो। विंग कहता है, नहीं, मैं घर पे ही वर्कआउट करता हूँ, मैं जिम नहीं जाता। अंदर आके बात करो, मुझे यहाँ ऐसे आधा नंगा खड़ा होकर के रहने की आदत नहीं है। वांग जी कहता है, हाँ अंदर आता हूँ। अंदर आकर वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। विंग जो जाने ही वाला था लेकिन उसका पैर फिसलता है क्योंकि वो पूरा पानी से भीगा हुआ था। जैसे वो गिरने वाला था, वांग जी उसे आकर थाम लेता है। वांग जी की बाहों में विंग था। विंग और वांग जी का चेहरा काफ़ी करीब था। वांग जी को न जाने क्या होता है, वो अपने आप को कंट्रोल से बाहर पाता है और वो अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख देता है। वो हल्का सा टच जो इन दोनों के लिप्स के बीच हुआ, वो हल्की सी सेंसेशन, वो गर्माहट का एहसास दोनों को हुआ और उस पल में वो दोनों जैसे थम गए थे। कुछ पल के लिए वो लोग रुक गए थे। वांग जी की आंखें धीरे से बंद हो गई थी। विंग ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उस पल को वो दोनों जैसे एंजॉय कर रहे थे। उस किस में वो दोनों खो गए थे जिसमें वांग जी के लिप्स धीरे से मूव करते हैं, विंग के भी लिप्स धीरे से मूव करते हैं और वो एक बहुत ही सॉफ्ट सा कुछ सेकंड का किस शेयर करते हैं। पर कुछ ही सेकंड में वांग जी के दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई और वो तुरंत विंग को छोड़ देता है। विंग फ्लोर पर गिर जाता है। विंग कहता है, आउच। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, भूल जाओ जो भी हुआ। ऐसा बोलकर वांग जी दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकल जाता है। वांग जी की दिल की धड़कनें उस धोखा देखकर बहुत तेज़ी से धड़क रही थी, इतनी तेज़ी से जितना वो बता भी नहीं सकता। दूसरा
जो अभी भी फ्लोर पर गिरा हुआ था और सोच रहा था कि जो अभी हुआ वो था क्या। उसने तो वांग जी को फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया था ना, तो फिर ये क्या था। पर विंग उससे कहता है हीट ऑफ द मोमेंट होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भावनाओं में व्यक्ति बह जाता है और ऐसे कुछ गलत कदम उठा देता है। विंग किसी को कुछ नहीं कहेगा। इसी सोच के साथ में वो रेडी होता है, वापस रिजॉर्ट में नीचे आता है जहाँ पर वांग जी और आयु थे। वांग जी कहीं खोया हुआ था। आयु विंग को देखकर कहती है हाय। विंग कहता है इसे क्या हुआ है। हे ए ओए लजा। वांग जी तुरंत होश में आके कहता है हाँ क्या हुआ है तुम्हें। मुझे क्या हुआ मुझे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें हुआ क्या है, कहाँ खोए हुए हो, कितनी देर से बुला रही है वो तुम्हें। देखो बेचारी वो इतनी परेशान है, ख्याल रखो अपनी गर्लफ्रेंड का। वांग जी विंग को देखता है, फिर एक बार डम्फाउंडेडली वो आयु को देखता है। आयु को देखकर उसे कुछ याद आता है और वो बस वहीं बैठा रहता है। उन लोगों का वो जो हॉलिडे था वो टाइम स्पेंड अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद जब वांग जी ने सबकॉन्शियसली विंग को किस कर लिया था, उसके बाद से वो ना तो आयु से ढंग से बात कर पा रहा था और ना विंग से आंखें मिला पा रहा था। जब वो लोग वापस आ रहे थे, आयु खुद से लौट गई थी और विंग और वांग जी साथ में थे। वांग जी और विंग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर विंग वांग जी के पास बैठते हुए कहता है तुम्हें हुआ क्या है, पूरे टाइम से कहाँ खोए हुए हो। वांग जी कहता है विंग ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, पर देखो जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि बहुत गलत हुआ है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। विंग कहता है क्या हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है होटल रूम में जो हुआ उसके बारे में। विंग का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कहता है हाँ तो भूल जाओ ना, तुमने तो कहा था भूल जाते हैं, तुमने मुझे सॉरी भी बोल दिया था। वांग जी कहता है नहीं भूल सकता मैं ऐसे। विंग एक होपिंग आइज से वांग जी की तरफ देख रहा था, जैसे कि शायद कोई उम्मीद हो। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ दोस्त बन के नहीं रह सकता। विंग को ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। एक पल के लिए उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वांग जी ने कहा क्या है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड। जैसे भी लगा हो, जो भी लगा हो, कमेंट जरूर करना। एंड हाँ, ये स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, लगभग 1 या 2 एपिसोड्स और बनेंगे, एंड देन ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा और बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।